जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं दिवक्ता बाजेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। कई दिनों से एविडेंस एक्ट के कुछ टॉपिक हैं जो छूटे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि बीच में इसको भी लेकर के चला जाए, उस पर भी चर्चा करते रहा जाए, क्योंकि हर विषय इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से किसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे धारा 45 से लेकर के 55 तक एविडेंस एक्ट में क्या व्यवस्थाएं हैं, एक एक करके देखा जाएगा। और बेयर प्रोविजन ही हम लोग देखेंगे। केस लॉ के बारे में हम बहुत चर्चा नहीं करेंगे, हिंट दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। और अभी विषय पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। जब धारा 45 को हम लोग देखते हैं तो उसके ऊपर जो टाइटल है वो कह रहा है कि ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रिलेवेंट, यानी कि तीसरे व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति हैं उनका राय कब सुसंगत हो जाता है। सामान्य नियम यही है कि राय बनाने का जो भी कार्य है वो न्यायालय द्वारा किया जाता है, उसमें किसी भी विटनेस के द्वारा राय नहीं बनाया जाता है। लेकिन जजमेंट के लिए कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसको न्यायालय उसमें खुद कॉम्पिटेंट नहीं होता है, उसके लिए कहीं ना कहीं से उसको राय लेने की जरूरत होती है। तो उन्हीं व्यक्तियों की राय की बात ये कर रहा है जो तीसरे व्यक्ति हैं, यानी कि उस फैक्ट इन इशू से कहीं से भी वो रिलेटिव नहीं है, यानी कि वो एक प्रकार से समझ लीजिए कि उसे कहीं से कनेक्ट नहीं है, लेकिन उसको जो उनके पास मटेरियल है उसको समझने के लिए राय की जरूरत है। तो वहाँ पे उन तीसरे व्यक्तियों की राय न्यायालय ले लेता है, अन्य व्यक्तियों की राय ले लेता है, और डिसीजन तो उसी आधार पर दिया जाएगा जो कि साबित हुआ है और पूर्ण रूपेण साबित हुआ है। ये रिलेवेंट इसलिए बनाया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं से एंड ऑफ जस्टिस न हो। अब इसको जब देखते हैं धारा 45 से लेकर के धारा 51 तक, तो उसमें कुछ विशेषज्ञों को भी बताया गया है कि ये लोग विशेषज्ञ होते हैं। कुछ अन्य व्यक्ति हैं जिसकी राय भी रिलेवेंट मानी गई है। जो धारा 45 में दिया गया है वो स्पेशली विशेषज्ञ की राय की बात कही गई है। उसमें भी बताया गया है कि कौन व्यक्ति विशेषज्ञ होते हैं। तो उसमें कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट हैं जिस विषय पर किसी की पारंगतता है तो उसको विशेषज्ञ माना जाता है। अब जैसे उसमें दिया हुआ है कि जबकि न्यायालय को विदेशी विधि की या विज्ञान की या कला की या किसी बात पर या हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की अनन्यता के बारे में राय बनानी हो, तो तब उस बात पर ऐसी विदेशी विधि, विज्ञान या कला में या हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की अनन्यता विषयक प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्ति की राय सुसंगत तथ्य है, और ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाते हैं। मतलब ये विशेषज्ञ को भी बता रहा है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो विशेषज्ञ कहलाते हैं और किन विषयों पर राय उनकी रिलेवेंट होगी। तो ये लिमिटेड विषय हैं जिन पे राय जो है ली जा सकती है न्यायालय द्वारा, और उनमें जो पारंगत व्यक्ति होते हैं वो विशेषज्ञ होते हैं। अब इसमें इलस्ट्रेशन वगैरह भी है, कुछ केस लॉ भी हैं, जैसे फुटप्रिंट को भी जो देखने वाले लोग हैं उसको भी विशेषज्ञ माना गया है, खोजी कुत्ता को भी माना गया है। आपके कानपुर यूनिवर्सिटी का जो मामला था उसमें भी ये बताया गया है कि एक सुनार भी जो होता है वो भी विशेषज्ञ होता है। तो विशेषज्ञ की परिभाषा यहाँ बस इतना है कि पारंगत होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि उसके पास बकायदे जो है PhD होल्डर हो, उसके पास सर्टिफिकेट हो, ऐसा कुछ नहीं है। यदि उसको ज्ञान है, किसी कार्य को करते करते उसमें वो पारंगत हो गया है, चाहे वो हस्तलेख हो, चाहे अंगुली चिन्ह हो, उसकी अनन्यता के बारे में या किसी विज्ञान के बारे में या कोई कला के बारे में, तो उस पर वो अपनी राय जो है देगा और उसको विशेषज्ञ माना जाएगा। अब आते हैं हम लोग धारा 46 पे। तो धारा 46 ये कह रहा है कि अब इसमें 45A भी है। अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय। अब देखिए यहाँ पे जो 47A जब आप पढ़ेंगे, डिजिटल हस्ताक्षर की बात आती है उसमें, तो डिजिटल हस्ताक्षर वाले मामले में परीक्षक की राय रिलेवेंट नहीं है। वहाँ जो प्रमाणक होते हैं, प्रमाणकर्ता अधिकारी होते हैं,
उनका राय रिलेवेंट होता है। यानी कोई इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के बारे में कोई ओपिनियन बनाना होने वाले को, तो जो प्रमाणकर्ता अधिकारी होता है धारा 47 क में, उसके द्वारा कोई राय दिया गया है वो रिलेवेंट होगा, परीक्षक नहीं होगा। लेकिन कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए कोई बात आती है, कोई मतलब डिजिटल सिग्नेचर के अलावा, तो उसमें जो परीक्षक होता है यानी कि जिसने एनालिसिस किया हुआ है उसका राय रिलेवेंट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग 46 पे। 46 कह रहा है कि फैक्ट बियरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, जो विशेषज्ञ की राय है उस राय से संबंधित यदि कोई राय है तो भी वो रिलेवेंट होता है। अब वो किस प्रकार का होना चाहिए, तो ये कह रहा है कि फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलेवेंट आर रिलेवेंट इफ दे सपोर्ट आर इनकंसिस्टेंट विथ द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स व्हेन सच ओपिनियन आर रिलेवेंट। यानी कि जो राय धारा 45 में बताई गई है विशेषज्ञों की, यदि उसके राय को कोई ऐसा फैक्ट है जो सपोर्ट करता हो या उस राय को इनकंसिस्टेंट कर देता हो, यानी सीधे सीधे उसको नकार ही देता हो, तो इस तरीके का यदि कोई राय है तो भी रिलेवेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो यूनिवर्सल ही मान लिया जाएगा कि वो राय दे दिए तो वही जो है एकदम एक्सपर्ट हैं और उनके बातों को आंख मूंद करके न्यायालय ग्रहण कर लेगा, ऐसा नहीं है। उनका तो रिलेवेंट होगा ही, लेकिन अगर जो उनके फैक्ट को जो राय है उसको यदि इनकंसिस्टेंट कर देता है कोई ऐसा राय, तो भी वो रिलेवेंट हो जाएगा धारा 46 में। अब इसके साथ हमको धारा 51 भी देख लेना चाहिए। 51 में जो बात कह रहा है वो ये कह रहा है कि ग्राउंड ऑफ ओपिनियन व्हेन रिलेवेंट। अब देखिए वहां पे क्या था, जो धारा 46 में सिर्फ विशेषज्ञों की बात कर रहा था, यहाँ जो है सबको लेकर के चल रहा है कि जितने लोग ओपिनियन दे रहे हैं, चाहे वो 47 में दे रहे हो, चाहे 45 में दे रहे हो, चाहे 48 में दे रहे हो, 49 में दे रहे हो या 50 में दे रहे हो, उनका यदि कोई ग्राउंड है जिसके आधार पर वो दे रहे हैं तो वह भी रिलेवेंट हो जाता है धारा 51 में। और ये रिलेट करके वहां पे 46 को भी कवर कर रहा है, 45 को भी कवर कर रहा है। अब 51 क्या कर रहा है कि वेन एवर द ओपिनियन ऑफ एनी लिविंग पर्सन इज रिलेवेंट द ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियन इज बेस्ड आर आल्सो रिलेवेंट। मतलब कि जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है तब वे आधार भी जिन पर वो आधारित है सुसंगत है। मतलब जो व्यक्ति राय दे रहा है वो अपना कोई आधार भी बनाया होगा जिसके आधार पर वो राय दे रहा है, तो उस आधार को भी ये रिलेवेंट बना रहा है। तो यहां तक हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देख लेते हैं धारा 47 को। तो 47 कह रहा है कि ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रिलेवेंट, मतलब हस्तलेख के बारे में कब राय सुसंगत है। तो अभी जो हम लोगों ने देखा था 45 में कि हस्तलेख की अनन्यता मतलब उसके पहचान के बारे में जो विशेषज्ञ होते हैं, मतलब जो जानकारी रखते हैं, पारंगत होते हैं, वो विशेषज्ञ कहे जाते हैं। अब 47 में बताया है कि वो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कि मतलब वो विशेषज्ञ तो नहीं है लेकिन वो कहीं ना कहीं से उस हैंडराइटिंग से परिचित हैं, तो उनकी राय को भी रिलेवेंट बना रहा है। अब जैसे ये कह रहा है कि व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म अप एन ओपिनियन एज टू द पर्सन्स बाय whom any document was written or signed, the opinion of any person acquainted with the handwriting of the persons by whom it is supposed to be written or signed that it was or was not written or signed by that persons is a relevant fact. अब एक्सप्लेनेशन भी कह रहा है इसका कि a person is said to be acquainted with the handwriting of another person when he has seen that person's write or when he has received documents purporting to be written by that person in answer to documents written by himself or under his authority and addressed to that persons, or when in the ordinary course or business documents purporting to be written by the persons have been habitually submitted to him. इस तरीके से जो व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति के द्वारा एक्सपर्ट ही हो, लेकिन यदि वो परिचित भी है उस हैंडराइटिंग से, बार बार देखते आया है, तो उसकी राय भी रिलेवेंट हो जाती है धारा 47 में।
ये कह रहा है कि जबकि न्यायालय को राय बनानी हो कि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति ने लिखी या हस्ताक्षरित की थी, तब उस व्यक्ति के हस्तलेख से जिसके द्वारा वह लिखी या हस्ताक्षरित की गई अनुमानित की जाती है, परिचित किसी व्यक्ति की यह राय की वह उस व्यक्ति द्वारा लिखी हस्ताक्षरित की गई थी अथवा लिखी हस्ताक्षरित नहीं की गई थी, सुसंगत तथ्य है। क्योंकि जैसे एक उदाहरण के तौर पे देखा जाए, कोई व्यक्ति है जो बार बार लेटर लिखता रहता है किसी व्यक्ति को। अब उस व्यक्ति को लेटर चाहे बिजनेस के पर्पज से हो चाहे किसी फैमिलियर पर्पज से हो, तो वो हैंडराइटिंग जब बार बार आदमी देखता है तो भले ही उस व्यक्ति को लिखते हुए ना देखा हो, लेकिन उस हैंडराइटिंग से परिचित हो जाता है। तो उसकी बात ये कह रहा है कि धारा 47 में ये एक्सपर्ट भले नहीं है, लेकिन यदि परिचित हैं तो भी वो माने जाएंगे। अब 3 तरह के लोग परिचित माने जाते हैं, वो एक्सप्लेनेशन में बताया है। पहला कह रहा है कि जिसने उस व्यक्ति को लिखते हुए देखा है वो व्यक्ति होगा। दूसरा कह रहा है कि इसमें ऐसा कोई प्राधिकारी है जिसके अंडर में वो लिख रहा है और उसके पास ऐसा दस्तावेज आता है बार बार उसको क्रॉस करने के लिए, चेक करने के लिए। यह दस्तावेज कोई ऐसा है जो कि कारोबार के अनुक्रम में उसको आदान प्रदान करने के लिए उसके पास आता जाता रहता है, तो भले वो व्यक्ति उस व्यक्ति से परिचित नहीं है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट से वो परिचित रहता है। तो इस तरीके से जो धारा 47 में है उनकी राय जो है रिलेवेंट होती है, और वो राय जो है उस डॉक्यूमेंट हैंडराइटिंग या सिग्नेचर के पर्पज से ही केवल राय सुसंगत होता है, और उसको उसके कंटेंट्स के बारे में नहीं होता है, क्योंकि कंटेंट्स के बारे में फिर अलग से एविडेंस की बात आती है और उसको देखा जाता है कि उसको कैसे साबित करना है। फिर जो धारा 60 में हम लोगों ने देखा, धारा 64 में देखा, हम लोगों ने 63 में देखा, तो उस तरीके से धारा 65 में हम लोगों ने देखा है कि कैसे साबित किया जाएगा कंटेंट्स के बारे में। जबकि यहाँ सिर्फ हैंडराइटिंग की बात कर रहा है और राइटिंग की बात कर सिग्नेचर की बात कर रहे हैं कि उसी व्यक्ति की है कि नहीं है। अब आते हैं हम लोग धारा 48 को देखते हैं। 47 का हमने बता ही दिया है। 48 में कह रहा है कि अधिकार या रूढ़ी के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत होती है। तो अब इसके बारे में भी ये बता रहा है कि ऐसा अधिकार, रूढ़ी या अधिकार के अस्तित्व के बारे में उन व्यक्तियों की राय सुसंगत है जो यदि उसका अस्तित्व होता तो संभवतः उसे जानते होते। यानी कि उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जिस व्यक्ति के द्वारा राय दिया जा रहा है। अब देखिए इसमें अब देखेंगे तो 32 में भी आपको देखने को मिलता है। 32 शायद 4 है या 5 है, देख लेते हैं, शायद 4 है। धारा 32 का जो धारा 4 है, हाँ, ये कह रहा है कि अथवा लोक अधिकार या रूढ़ी के बारे में, साधारण हित के विषयों के बारे में कोई राय देता है। तो अब देखिए जो 32 का आप मेन टाइटल पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये बात पहले ही लिख दिया गया कि ऐसे व्यक्तियों का स्टेटमेंट है जो या तो मर गया है, मिल नहीं सकता है, या विलंब या व्यय के बिना उपात्त नहीं किया जा सकता है, या न्यायालय जो है रीजनेबल नहीं समझता है उस मामले में कि उसकी उपस्थिति की जाए। तो ऐसे व्यक्ति का कोई पहले का स्टेटमेंट है तो वो धारा 32(4) में रिलेवेंट होता है। यहाँ क्या है कि उस व्यक्ति की खुद की, वो जीवित है, वो 32 की कैटेगरी में नहीं है, वो जीवित है और उसका जो राय है वो रिलेवेंट हो रहा है। अब इसी तरीके से जब आप धारा 13 देखेंगे, 13 में भी कुछ इसी तरीके को देखने को मिलता है। अब इन धाराओं को देखने से यही लगता है ना कि सब धाराएं एक जैसे हैं, लेकिन एक जैसे नहीं है। हर धारा कुछ ना कुछ अलग बात कह रहा है। 13 को जब हम देखते हैं तो 13 में ये बात कहा गया है कि जबकि अधिकार या रूढ़ी प्रसंगत है तब सुसंगत तथ्य क्या होंगे। तो जितने भी उससे रिलेट करने वाले फैक्ट होंगे वो सारे के सारे रिलेवेंट हो जाएंगे। उसमें एक राय भी आता है। हमने क्या कहा कि जितने भी फैक्ट होंगे धारा 13 में, उन सारे फैक्ट को वो रिलेवेंट बता रहा है। और धारा 48 में हम लोग क्या देख रहे हैं, सिर्फ राय, यानी कि धारा 13 में राय भी समाहित है, जबकि धारा 48 में ये सब चीजें नहीं, सिर्फ ओनली और राय है। और 32(4) में हम लोगों ने जो देखा उसमें उस व्यक्ति की राय की बात कर रहा है जो मर गया है या मिल नहीं सकता है। तो ये थोड़ा सा दिमाग में आप लोग को रख के चलना होगा। अब आते हैं हम लोग फिर, अब धारा 49 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत है। तो वही बात है कि उससे जो रिलेट करने वाले व्यक्ति हैं
यानी कि मनुष्यों के किसी निकाय या कुटुंब की प्रथाओं और सिद्धांतों के, किसी धार्मिक या खैराती प्रतिष्ठान के, संविधान और शासन के, अथवा विशिष्ट जिले में या विशिष्ट वर्गों के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों या पदों के अर्थों के बारे में राय बनानी हो, तब उनके संबंध में ज्ञान के विशेष साधन रखने वाले व्यक्तियों की राय सुसंगत होगी। तो यहाँ भी उस व्यक्ति की बात कर रहा है। अब फिर जब आप धारा 32(5) को पढ़ेंगे, वहां भी इस तरीके की बातें आई हैं। तो मैंने पहले ही कह दिया है कि जो 32 में बातें हैं वो या तो वो व्यक्ति मर गया है या मिल नहीं सकता, और उसका स्टेटमेंट पड़ा हुआ है, सॉरी, तो उस स्टेटमेंट को यहाँ रिलेवेंट बनाया जा रहा है। जबकि यहाँ क्या है, यहाँ पे वो व्यक्ति जिंदा है और उस बात को, उसमें एक विशेष ज्ञान रखता है और अपने विशेष ज्ञान के आधार पर उस बात को कहता है कि कब रिलेवेंट उसको माना जाएगा। अब 50 में कह रहा है, धारा 50 में नातेदारी के बारे में कब राय सुसंगत है। यहाँ भी देखिए रिलेशन से संबंधित है, रिलेशनशिप से संबंधित है। और धारा 32 में भी इस तरीके की बातों को आपको देखने को मिला होगा कि कोई रिलेशनशिप से संबंधित कोई राय अगर जो बनानी है, मतलब किसी का स्टेटमेंट है पहले का, तो उसका भी राय रिलेवेंट हो जाता है। जैसे 6 में है, इसका 32(6) में कि कौटुंबिक बातों संबंधित बिल या विलेख में किया गया कोई बात है तो वो रिलेवेंट हो जाता है। यहाँ क्या कह रहा है कि कोई ऐसा जीवित व्यक्ति है और उसके संबंध में कोई आचरण कर रहा है या कोई विशेष ज्ञान रखता है या कोई विशेष साधन रखता है अपने ज्ञान के आधार पर, तो उसका जो राय होगा वो रिलेवेंट होगा। अब जैसे इसका इलस्ट्रेशन देख लीजिए, कह रहा है कि प्रश्न यह है कि क्या क और ख विवाहित है, या तथ्य कि वे अपने मित्रों द्वारा पति और पत्नी के रूप में प्रायः स्वीकृत किए जाते थे और उनसे वैसा बर्ताव किया जाता था, सुसंगत है। यानी कि कोई लिव एंड रिलेशनशिप में भी व्यक्ति रह रहा है और इस तरीके का बिहेव कर रहा है कि हम पति पत्नी हैं, तो अगल बगल वाले जो उसके मित्र हैं उनका जो राय होगा वो धारा 50 में रिलेवेंट हो जाएगा। और वही चीज कभी वो लिख करके किसी को लेटर भेज दिए हों इन लोगों के बारे में और वो मर गया हो, तो फिर 32(6) में चला जाएगा। और फिर जब आप यहाँ आएंगे तो जीवित रहना चाहिए। 51 का हम लोगों ने चर्चा कर ही दिया है। अब आते हैं हम लोग कैरेक्टर के बारे में कि कैरेक्टर कब रिलेवेंट होता है। तो इसमें देखिए धारा 52 से लेकर के धारा 55 तक में बातें कही गई हैं, और धारा 52 और धारा 55 को एक साथ हम लोग को देखना है। बाकी के मामले जो हैं वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में प्रयोग किए जाते हैं। बाकी के जो सिविल के प्रोसीडिंग में किए जाने वाले मामले हैं वो धारा 52 है और 55 है। तो धारा 52 कह रहा है कि सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील विसंगत है, यानी कोई सिविल मैटर है तो उसमें सील रिलेवेंट नहीं होता है, कैरेक्टर उसका रिलेवेंट नहीं होता है। इसमें 2 बातें हैं जिसमें वो रिलेवेंट होता है। ये कह रहा है कि सील या तो अन्यथा कोई सुसंगत हो, और या फिर जो है क्या नाम है कि 55 के तहत जो होगा वो रिलेवेंट होगा। तो इसमें अन्यथा से मतलब ही यही होता है कि धारा 55 है या किसी अन्य धाराओं में रिलेवेंट हो रहा है तब वो सुसंगत होगा। 55 को हम लोग देखते हैं तो ये कह रहा है कि सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का सील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पर जो उसे मिलनी चाहिए प्रभाव पड़ता है, सुसंगत है। सिर्फ और सिर्फ नुकसानी के मामले में ही जिस पर ये प्रभाव पड़े, अगर उसके कैरेक्टर को लाया जाए कि उसका नुकसानी कितना मिलना चाहिए कितना नहीं मिलना चाहिए, वही केवल रिलेवेंट होगा। बाकी मामलों में सील का साक्ष्य जो है सिविल मामले में रिलेवेंट नहीं होगा। जैसे कि उदाहरण में मान लीजिए कि कोई प्रधानमंत्री है या कोई मुख्यमंत्री है, वो यदि अपने मानहानि का दावा करता है तो जरूर है कि वो मानहानि के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ के नीचे वो दावा नहीं करेगा। लेकिन एक रिक्शा चालक है, यदि वो मानहानि की दावा करेगा तो फिर वो 1 करोड़ का नहीं कर सकता है। सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर एक बहुत मायने रखता है। जब भी नुकसानी की बात आती है तो किसी व्यक्ति के कैरेक्टर को देखा जाता है कि कैरेक्टर की क्या स्थिति है। क्योंकि कैरेक्टर का मतलब यहाँ ख्याति से है, और ख्याति का तात्पर्य हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को बताना पड़ेगा। ख्याति का मतलब सभी लोग जानते हैं, एक सामान्य उसके बारे में कोई भाव बना लेना कि वो व्यक्ति का क्या ख्याति है, वही कैरेक्टर हो जाता है। तो नुकसानी के वादों में यदि कोई प्रभाव पड़ता है किसी व्यक्ति के ऊपर न्यायालय को उसको जजमेंट देने में, तब वो रिलेवेंट होगा, कैरेक्टर अन्यथा नहीं होगा। अधिकतर एक्सीडेंटल मामलों में भी देखा जाता है कि भाई कोई व्यक्ति है, एक रिक्शा चालक का एक्सीडेंट हो गया तो उसका कैरेक्टर जितना है उस हिसाब से उसको कंपनसेशन मिलता है। किसी अच्छे जो है
पद पे कोई मैनेजर वगैरह है, मान लीजिए किसी फैक्ट्री का, किसी फर्म का, किसी कंपनी का, उसका एक्सीडेंट हो गया है तो उसका भी कैरेक्टर देखा जाता है, तो उस हिसाब से उसकी नुकसानी दी जाती है। अब आते हैं हम लोग धारा 52 पे। तो धारा 53 पे, तो 53 ये कह रहा है कि जहाँ क्रिमिनल मैटर है, जहाँ कोई दांडिक मामला है, वहाँ पे अच्छा सील उसका रिलेवेंट हो जाता है। पूर्व का, कोई पूर्व का जो अच्छा सील है वो रिलेवेंट हो जाता है। और 53A में बताया गया है कि जो मामले जो धारा 376 आईपीसी से संबंधित है, उसमें ए 376A बी सी डी ए डी बी जो है, उसके अंतर्गत या धारा 354 में या 354A बी सी डी में कोई मामला आता है आईपीसी के, तो वहां फिर महिला के कैरेक्टर के बारे में किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, वो इरिलेवेंट होगा। मतलब वहां पे कोई कैरेक्टर की बात जो भी आएगी वो इरिलेवेंट हो जाएगा। अब 53 में तो बोल दिया है कि जो भी होगा वो दांडिक मामले में उसका पूर्व का जो अच्छा सील होगा वो रिलेवेंट होगा। लेकिन 54 को देखते हैं हम लोग, तो उसमें कह रहा है कि जो पूर्व का बुरा सील है वो रिलेवेंट नहीं होगा। लेकिन वो कब रिलेवेंट हो जाएगा? जब उसका अच्छा सील धारा 53 में दिया जाता है, तब उसका बुरा सील भी रिलेवेंट हो जाएगा। और इसके अलावा उसमें एक बात कह रहा है कि दो चीजों पे भी वो रिलेवेंट हो जाता है। या तो वो खुद विवादक हो गया हो, यानी कि फैक्ट इन इशू ही कैरेक्टर हो, तब वो रिलेवेंट हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है कि कोई यदि इनहेंस पनिशमेंट की बात आती है जहाँ पे, तो पूर्वदोष सिद्धि का जो साक्ष्य होता है वहाँ पे रिलेवेंट हो जाता है। यानी कि पूर्वदोष सिद्धि का बुरा जो सील है साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो जाता है। क्योंकि वहाँ इनहेंस पनिशमेंट की बात आएगी, तो जब तक आप पूर्वदोष सिद्धि का सील नहीं देंगे, मतलब उसके बारे में, तब तक आपको इनहेंसमेंट पनिशमेंट का प्रस्ताव नहीं रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा धारा 45 से लेकर के धारा 55 तक क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं, जिसमें से 52 से लेकर के 55 तक में कैरेक्टर की बात हम लोगों ने देखा। 45 से लेकर के धारा 51 तक में हम लोगों ने किसी थर्ड पर्सन के राय के बारे में हम लोगों ने देखा कि कब रिलेवेंट होता है। और मुझे विश्वास है कि आप लोग को मेरी बात जरूर समझ में आई होगी। आप लोग कमेंट्री भी पढ़ लीजिएगा, केस लॉ भी पढ़ लीजिएगा। और एक रिवीजन के पर्पस ये सब वीडियो है। यूट्यूब के माध्यम से कोई 100% तैयारी नहीं कर सकता है, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि कोई व्यक्ति यूट्यूब देख करके कंपटीशन भी नहीं कर सकता है। तो ये रिवीजन है, ये सबके लिए है, मेरे लिए भी है, आप लोग के लिए भी है। क्योंकि जब हम भी पढ़ते हैं तो कुछ न कुछ चीज़ें जो पुरानी बातें हैं याद आती हैं। आप लोग भी जब वीडियो देखते हैं तो आप लोग को भी वो मेमोरी में वो सब बातें याद आती हैं। तो अब टॉपिक को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहाँ विराम करेंगे, और अगले वीडियो में मैं फिर से हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिए। पसंद आए तो इस पर लाइक बटन पे भी आप लोग लाइक करिए, क्योंकि हम देखते हैं कि वीडियो व्यूवर तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं या कहीं शेयर बहुत कम करते हैं। तो कृपया इसको करते रहिए, मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे, आप लोग भी मनोबल बना के रखें। धन्यवाद।